जोहार, मैं आनंद कुमार और आप देख रहे हैं जनमन की बात। दोस्तों, झारखंड विधानसभा का विशेष सत्र खत्म हो गया 9 तारीख से 12 दिसंबर तक ये चल रहा था, 9 से 12 दिसंबर तक। और इसमें नवनिर्वाचित विधायकों को शपथ दिलाई गई, नए स्पीकर का चुनाव हुआ, अनुपूरक बजट पेश किया गया और राज्यपाल का अभिभाषण हुआ, उसके धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा हुई। और इन सब के बीच जो सरकार गठन को लेकर कांग्रेसी विधायक नाराज चल रहे थे, उनको मनाने की एक पहल हुई। आजसू ने अपना मंथन किया, चुनाव को हारने के उसके पीछे क्या कारण रहे, इन सब बातों पर चर्चा हुई। जयराम महतो एक नए सदस्य के रूप में चुनकर गए हैं। विधानसभा में उनका बॉडी लैंग्वेज कैसा है, उन्होंने क्या मुद्दे उठाए और कल विधानसभा के बाहर पत्रकारों से उलझते हुए दिखाई दिए। ये सब मुद्दे हैं, इन सब मुद्दों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं सीनियर जर्नलिस्ट सुनील सिंह जी। सुनील सिंह जी पहले भी हमारे साथ आ चुके हैं। राय इनकी बड़ी बेबाक रहती है, खास करके राजनीतिक मुद्दों पर, और वे लिखते भी रहते हैं अपने सोशल मीडिया पेज पर इन सब के बारे में। तो सुनील जी, आपका सबसे पहले स्वागत है जनमन की बात में। जी, नमस्कार, सबको स्वागत है आपका भी, दर्शकों का भी, सुनने वालों का भी। जी। तो जितने सारे अभी मुद्दे मैंने गिनाए, जितनी बातों का जिक्र किया, इनमें एक बात का जिक्र मैं नहीं कर पाया और शुरुआत उसी से करेंगे कि क्या सवर्ण यानी फॉरवर्ड कास्ट झारखंड की राजनीति में अप्रासंगिक हो गए हैं, अछूत हो गए हैं? क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ है जब किसी सरकार में कोई सवर्ण मंत्री नहीं है, जबकि जिस गठबंधन की सरकार है इंडिया ब्लॉक की, उसमें जेएमएम की तरफ से भी 2 सवर्ण विधायक जीत के आए हैं, कांग्रेस की तरफ से भी सवर्ण विधायक जीत कर आए हैं। क्या कारण आपको लगता है कि सवर्णों से क्यों इतनी नाराजगी है, या फिर उनको माना नहीं जा रहा है कि झारखंड की राजनीति में उनका कोई दखल है, कोई असर है, क्या है? देखिए, ये ऐसा पहली बार हुआ है झारखंड गठन के बाद कि किसी जी, मंत्रिमंडल में किसी अगड़ी जाति के विधायक को शामिल नहीं किया गया है। इसके पहले जो भी आप इसके पहले 1900 से 1900 में जो 19 से लेके 24 तक हेमंत सोरेन की सरकार चली, लास्ट में 3 महीनों का कार्यकाल अगर आप छोड़ दें, तो उसके जी, पहले हेमंत सोरेन के मंत्रिमंडल में भी 2-2 स्वर्ण थे। कांग्रेस की ओर से बादल पत्रलेख थे और जी, मुक्ति मोर्चा की ओर से पलामू प्रमंडल से मिथिलेश ठाकुर थे। जी, और इसके पहले जो भी सरकारें रही हैं, सब में रहे हैं, अब उधर जाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी स्वर्ण को इस मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया गया। हेमंत सोरेन को बहुत शानदार बहुमत मिला, अब लोगों ने उनको साथ दिया। तब अगर किसी एक जाति और लोगों ने साथ नहीं दिया होता, तो इतना अच्छा बहुमत, इतनी शानदार जीत उनको नहीं मिली होती। इससे यह साबित जी, है कि सभी का समर्थन उनको मिला है। हो सकता है अगड़ी जातियों का समर्थन कुछ कम मिला हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि अगड़ी जातियों का समर्थन इंडिया ब्लॉक को नहीं मिला है। मैं आपको पलामू के 3-4 सीटों की चर्चा कर सकता हूँ, जहाँ मेरी जानकारी में इंडिया ब्लॉक के प्रत्याशियों को बहुत अच्छे समर्थन से फॉरवर्ड जाति के लोगों ने, राजपूत हो, ब्राह्मण हो या दूसरे जाति, पलामू में इन 2 जातियों राजपूत और ब्राह्मणों का अच्छा खासी दबदबा है, इनकी आबादी है। भवनाथपुर में से अनंत प्रताप देव जो जेएमएम के टिकट पर जीते हैं, उनको वहाँ के राजपूत और ब्राह्मणों का अच्छा सपोर्ट मिला है। विश्रामपुर से राजद के टिकट पर नरेश सिंह जीते हैं, उनको वहाँ राजपूतों का बहुत अच्छा समर्थन मिला हुआ है। और संजय यादव को भी थोड़ा बहुत माने समर्थन मिला है। यहाँ तक कि जो भाजपा के बागी उम्मीदवार थे विनोद सिंह, उन्होंने तो अंत में यह कहना शुरू कर दिया कि अगर कमलेश सिंह को वोट नहीं देना चाहते हैं, तो अपने समाज के लोगों से ये मैसेज पहुंचाया कि भाई आप संजय यादव को वोट दीजिए। राधा कृष्ण जी, किशोर जो इस जातियों के लिए जो रिजर्व सीट है छतरपुर पाटन, वहाँ के मैंने प्रचार के दौरान मैं गया था, वहाँ देखा कि वहाँ प्रचार से लेकर के सब उनके कामकाज संभालने वाले वो राजपूत और ब्राह्मण और भूमिहार समाज के लोग थे। तो हर जी। जगह पर आप एमएम के टिकट पर सारठ में आप देख लीजिए, सारठ में चूना सिंह जीते हैं, उदय शंकर सिंह उर्फ चूना सिंह। तो सारठ में भूमिहार जाति की बहुलता है, वहाँ उनके और समर्थन 5वीं के बार बिना जीते हैं वो, कोई कोई नए विधायक नहीं है, 5वीं 5वीं बार जीत कर बार। आए। हाँ, तो जी, ऐसा नहीं था कि माने इंडिया ब्लॉक के पास विधायकों का संकट था कि भाई कोई था ही नहीं तो किसको लेते। जेएमएम में 2 जी, थे, कांग्रेस में थे, तो अगर ये हेमंत सोरेन जी ने बहुत अच्छा मंत्रिमंडल बनाया है, अगर इसमें किसी एक स्वर्ण जाति का अगर प्रतिनिधित्व दिया गया होता,
तो ये बहुत बैलेंस मंत्रिमंडल होता, क्योंकि सभी जातियों को उचित प्रतिनिधित्व दिया गया है, सभी क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व दिया गया है और हेमंत सोरेन ने बहुत बैलेंस तरीके से कुर्मी जाति का प्रभाव को कम करने के लिए योगेंद्र महतो को लाया, जबकि वहाँ पर मथुरा महतो जैसे और ये सविता महतो, मथुरा महतो बहुत सारे लोग थे, लेकिन उन्होंने अपने विश्वास पात्र और योगेंद्र महतो पर भरोसा किया। तो सभी जातियों का जी, प्रतिनिधित्व दिया, अगड़ी जाति का प्रतिनिधित्व इस मंत्रिमंडल में नहीं है। और एक चीज मैं और साफ कर दूं कि कांग्रेस कोटे से दीपिका पांडे जी को जो मंत्री बनाया गया है, वो अगड़ी जाति से या सामान्य वर्ग से नहीं है। उनका चयन महिला और ओबीसी कोटे से ही हुआ है। कांग्रेस जी, के कई नेताओं ने ये कहा भी है। तो अगर कुछ लोग ये सोचते होंगे कि दीपिका पांडे जी का चयन उस कोटे से हुआ है अगड़ी जाति से, तो मैं यह मानने के लिए तैयार नहीं हूँ। और कांग्रेस भी खुद कहती है कि उनका उनका जो चयन हुआ है वो ओबीसी कोटे से हुआ और महिला कोटे से हुआ। ऐसे भी आप सबको पता है कि उन्होंने जिस जाति में शादी की है वो ओबीसी वर्ग में शादी उन्होंने की है, ब्राह्मण परिवार में जन्मी है, जरूर है। ऐसे भी हमारे हिंदू कुल में लड़कियों की शादी जिस कुल में होती है वो उस कुल की मानी जाती है, उनके बाल बच्चे वो सब उसी कुल में होंगे। जब तक वो शादी के पहले जिस कुल में है उस कुल की है, लेकिन शादी के बाद वो उस कुल की मानी जाती है। तो इस लिहाज से भी दीपिका पांडे जी का चयन ओबीसी कोटे से हुआ है। अब हेमंत सोरेन जी। या कांग्रेस ने क्यों ऐसा किया, ये समझ से परे है कि इन्होंने अगड़ी जाति के लोगों को क्यों एकदम दरकिनार कर दिया। कैसे ये मान लिए कि मतलब इन लोगों ने हमको सपोर्ट नहीं किया, ये भाजपा के सपोर्टर हैं। अगर भाजपा के सपोर्टर हैं भी और मैंने उदाहरण भी दिए कि कई लोगों ने से दिया, तो संतुलित मंत्रिमंडल के लिए उनको एक अगड़ी जाति के किसी एक विधायक को जिसको वो चाहते थे, जिस जो भी वो फुलफिल करता कारण था उसको आपको देने। क्या समझ में आता है सुनील जी? कारण इसका क्योंकि चुन्ना सिंह अभी हाल में जेएमएम में आए थे, लेकिन 5वीं बार विधायक बने हैं और उन्होंने गांडेय में पिछले साल उपचुनाव में कल्पना सोरेन जी के लिए काम किया, बहुत मेहनत की। इस बार भी वो मेहनत कर रहे थे और फॉरवर्ड वोटों को उन्होंने कई जगहों पर जेएमएम के कैंडिडेट के पक्ष में मोड़ा भी है। अपना चुनाव तो वो जीते ही, लोकप्रिय है अपने इलाके में काफ़ी वो पहले से भी। यही कारण है कि 5वीं बार सारठ से जीते हैं। लेकिन जिस तरह से उन्होंने जेएमएम के बाकी उम्मीदवारों के लिए भी काम किया, खुद कल्पना सोरेन के लिए काम किया। उसके अलावा एक अनूप सिंह है, जो पिछली बार उन्होंने 2-2 बार सरकार को गिरने से बचाया और ये कहा जा रहा था जबकि भाजपा हेमंत सोरेन सरकार को गिराने की साजिश कर रही है, तो उन्होंने मुकदमे दर्ज कराए, कोलकाता कैश कांड पर मुकदमा दर्ज कराया। उसके पहले 2020-21 में जब एक बार हो रहा था कि विधायक दिल्ली जाएँगे, उन उन उस समय भी कोतवाली थाना में उन्होंने प्राथमिकी दर्ज कराई थी। उनको उनकी वफादारी का इनाम नहीं मिला। उनके पिता पुराने कांग्रेसी थे, मंत्री भी रहे थे। क्या लगता है कि आखिर ये जो सवर्णों को नजरअंदाज कर दिया गया है इस सरकार में, इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? देखिए क्या इस बार हम क्या लोग इस मान सरकार सकते को लगता है या कांग्रेस जेएमएम के नेताओं को लगता है कि क्या सवर्ण बीजेपी को वोट करते हैं और इंडिया ब्लॉक के लोगों को वोट नहीं करते हैं? अगर नहीं करते होते तो इतनी संख्या में कैसे आते? अनूप सिंह आ गए, श्वेता सिंह आ गई, उदय शंकर सिंह आ गए, अनंत प्रताप देव आ गए, नरेश सिंह आ गए, कैसे इतने सवर्ण विधायक आखिर जीत कर आए? नहीं, नहीं, ये तो बड़ी समझ सोचने की बात है कि पहली बार ऐसा, मैं बार-बार कह रहा हूँ कि पहली बार ऐसा हुआ है कि जब किसी स्वर्ण को शामिल नहीं किया गया है और अब इन लोग वोट बैंक अगर ये मानते हैं कि हमारा वोट बैंक अगड़ी जाति नहीं है, हमारा वोट बैंक ओबीसी है, हमारा अल्पसंख्यक समाज है, ईसाई समाज है और ओबीसी वर्ग है, अति पिछड़ा, इन लोगों को तो शामिल किया गया। लेकिन अब ये लोग यही सोच के चलते हैं, हमें लगता है कि राहुल गांधी जो लाल डायरी लेकर चलते हैं, जिसको वो संविधान कहते हैं, हर अपनी सभाओं में कहते हैं कि ओबीसी को हक दिलाना है, इसको हक दिलाना है। तो हमें लगता है कि राहुल की राह पर ये भी सरकार चल रही है, इनको भी ये मान मान के चल रही है कि भाई अब हमारा एजेंडा में वो जो है वो अगड़ी जाति नहीं है। मैं एक उदाहरण देता तो हूँ आपको फिर लोकसभा चुनाव तो का फिर टिकट क्यों कि दे रहे हैं? तब तो टिकट भी नहीं देना चाहिए ना? कभी नहीं देना चाहिए। जब वो नहीं देते हैं और जब आप ये जान रहे हैं कि अब ये लोग हमारे वोटर नहीं रह गए हैं, तो टिकट ही नहीं देना चाहिए। सही आपने ठीक जी। कहा कि टिकट ही नहीं देना कहीं चाहिए न कहीं कि उनको आप भी जब लगता है कि ये कहीं न कहीं उनको भी लगता है कि जीत की संभावना है, ये लोग जीत सकते हैं, तभी तो टिकट देते हैं। और अगर इनको बिल्कुल लगता है कि नहीं, फॉरवर्ड वोट भी नहीं करता है, तो फॉरवर्ड को उम्मीदवार भी नहीं बनाना चाहिए। जो लोग जीत कर आए हैं ना, वो अपने उनकी क्षेत्र में अपनी पहचान है, पकड़ है,
चाहे वो चूना सिंह हो, अनंत प्रताप देव हो, श्वेता सिंह हो, अनूप सिंह जी हो या नरेश सिंह, सबकी। हाँ, अब अगर आपने टिकट दे दिया तो और उस जाति के लोगों ने उनको मजबूती से सपोर्ट किया और आपका भी सपोर्ट मिल गया तो वो जीत गए। लेकिन ऐसा नहीं है, मैं मानता हूँ कि भवनाथपुर हो या मैं बता दूं, मिथिलेश ठाकुर को भले चुनाव हार गए, लेकिन मिथिलेश ठाकुर को भी वहाँ के स्वर्ण समाज के लोगों ने बहुत मैंने वोट दिया। ऐसा नहीं है कि मिथिलेश ठाकुर से स्वर्ण समाज नाराज था, स्वर्ण समाज के बहुत लोगों ने वोट दिया। गिरिनाथ सिंह के होने के बावजूद राजपूत समाज का ज्यादा वोट मिथिलेश ठाकुर की ओर गया, क्योंकि लोग मान गए जी थे कि गिरिनाथ सिंह लड़ाई में नहीं है, तो उनको वोट देने से नुकसान हो सकता है। मिथिलेश ठाकुर के साथ उनका पहले से भी संबंध था, पिछले पिछले चुनाव में भी लोग थे। इस बार ब्राह्मण समाज के भी लोगों ने कुछ परसेंटेज भले कम हो सकता है, लेकिन वो हार गए अलग बात है, लेकिन ऐसा नहीं कि उनको नहीं दिया, लोगों ने नहीं अब तो वोट दिया। अब तो आपको एक लोग मैं अब तो डाल्टनगंज का एक बड़ा दिलचस्प उदाहरण बताऊं, डाल्टनगंज का। के.एन. जी त्रिपाठी चुनाव 890 वोट से हार गए, वो अलग जी बैडलक हार गए। लेकिन मैं बताऊं कि डाल्टनगंज में पहली बार ब्राह्मणों ने 99% वोट अपना के.एन. त्रिपाठी को दिया है, जबकि इसके पहले 40 से 50-35% ही ब्राह्मणों समाज का वोट के.एन. त्रिपाठी को मिलता था। तो अब इतना जी एग्रेसिव होके आपको जिस समाज ने आपको वोट दिया, उसका प्रतिनिधित्व आपने नहीं दिया। इसके पहले 2-2 लोग थे, आज एक बार एक भी नहीं है। अनूप सिंह के बारे में हम लोग कई बार लिख चुके हैं सोशल मीडिया में। इस बार माना जा रहा था कि अनूप सिंह ने जिस तरह से वफादारी दिखाई है पिछली सरकार में, सरकार अगर अनूप सिंह ने उस केस मैंने भंडाफोड़ नहीं किया होता तो सरकार गिर गई होती, आज झारखंड की जी राजनीति की तस्वीर अलग होती। लेकिन उसी प्रयास के बल पर, उसी के बल पर अनूप सिंह बहुत प्रयास करते रहे कि हमको मंत्रिमंडल में, उनको आश्वासन भी उस समय शायद हमें पता है कि दिया गया था कि जब भी कोई सरकार विस्तार होगा तो आपको शामिल किया जाएगा। पिछली 2 बार जब पिछले सरकार में उनको नहीं लिया गया, तो इस बार सब लोग मान के चल रहे थे कि अनूप सिंह को मिलेगा। और अनूप सिंह का जी जब पता कांग्रेस से साफ हो गया, तब लग रहा था कि जेएमएम तो आप किसी एक स्वर्ण जाति के विधायक को जरूर बनाएंगे, चाहे वो चुन्ना सिंह हो, चाहे भवनाथपुर के अनंत प्रताप देव हो। लेकिन जब सूची राजभवन भेजी गई तो किसी का नाम नहीं था। उस दिन से ही पूरे झारखंड में यह चर्चा चल रही है कि आखिर इतना अच्छा बहुमत मिला। हेमंत सोरेन अब बहुत परिपक्व भी हो गए हैं, उनके साथ कल्पना सोरेन भी हैं जो परिपक्व राजनीति की भूमिका में है। सब लोग थे इतने समझदार लोग, फिर इन लोगों ने स्वर्ण समाज की क्यों उपेक्षा की? आज ये जो सवाल उठ रहा है झारखंड में, कम से कम ये सवाल नहीं उठता। सब लोग मान के चल रहे थे कि मंत्रिमंडल का विस्तार अच्छे ढंग से हुआ है, सब लोगों को शामिल किया गया है। लेकिन एक समाज को छोड़ देने से यह मंत्रिमंडल अधूरा है। ऐसे भी कहा जाता है कि गुलदस्ता में हर तरह के फूल अगर रहे तो गुलदस्ता बहुत सुंदर लगता है। अब उसमें एक बड़े वर्ग को आपने छोड़ दिया, तो ये तो बड़ा टीस रह गया इस सरकार के लिए। हमें लगता है इस पर जी विचार करना चाहिए आने वाले दिनों में। सामाजिक समरसता के लिए भी यह ज़रूरी है कि सबका प्रतिनिधित्व इस सरकार में झलके, किसी को यह ना लगे कि यह सरकार हमारी नहीं है। अब ये चर्चा जी झारखंड में हो गई कि यह सरकार हमारी नहीं है, हमारी उपेक्षा की गई। तो हमें लगता है ये सरकार के लिए अच्छा संदेश नहीं है, सामाजिक समरसता के लिए भी ज़रूरी है कि एक किसी को शामिल मंत्रिमंडल में किया जाना चाहिए था। अब आगे ये लोग क्या करेंगे ये समझें। तो मैं एक उदाहरण दे दूं लोकसभा के चुनाव। बीजेपी जी ने 17 से एक भूमिहार जाति को उम्मीदवार का बनाया। भूमिहार जी समाज से रविंद्रनाथ पांडे जी थे, रविंद्र पांडे का टिकट काट करके अन्नपूर्णा जी को दिया गया रविंद्र था राय 1900 में। रविंद्र राय अन्नपूर्णा का देवी, हाँ रविंद्र राय का, सॉरी, रविंद्र राय का टिकट काटा गया था। उधर रविंद्र पांडे का भी टिकट काटा गया था, गिरिडीह में वो सीट आजसू को दे दी गई थी। तो जी उस समय बड़ी नाराजगी थी कि भाई आपने इनका टिकट काट दिया कि उसके बदले किसी को नहीं दिया। तो उसकी भरपाई करने के लिए भाजपा ने गिरिनाथ सिंह और कई दावेदार थे चतरा से, सबको सुनील सिंह का भी नजरअंदाज टिकट करके। कटा था, पीएन सिंह का भी टिकट कटा था, पीएन सिंह के बदले भी डुल्लू महतो को टिकट हाँ, मिल गया था। हाँ, उसको मिल गया था। तो फिर भी एक बैलेंस करने की इन लोगों ने सोचा कि राजपूत समाज में नाराजगी होगी, चतरा से सुनील सिंह का टिकट कट गया, धनबाद से उनका कट गया, फिर हम किसी को नहीं दे पा रहे हैं। तो स्वर्ण समाज को बैलेंस करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने एक पहली बार एक स्थानीय उम्मीदवार और भूमिहार उम्मीदवार को वहां पर उतारा, कालीचरण सिंह को, वो जीत गए। जी तो ये समीकरण मैंने जो है हमें लगता है कि अच्छा नहीं है, संदेश अच्छा नहीं गया है।
और इसको जात-पात के नज़रिए से देखने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि सामाजिक समरसता झारखंड में बनी रहे, जो पहले 24 साल से थी इस कैबिनेट में, सब जाति का प्रतिनिधित्व था। तो हमें लगता है उस पर सरकार को और कांग्रेस को विचार करना चाहिए। जी। तो लेकिन जी, सिर्फ इस सरकार की बात नहीं, हम देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी भी 2019 के बाद से सवर्णों को कम प्रतिनिधित्व दे रही है, टिकट भी कम दिए जा रहे हैं। जैसे पिछले लोकसभा चुनाव की बात करें तो राजपूत 2 उम्मीदवार थे, उनका टिकट कटा, चतरा से सुनील सिंह का और धनबाद से पीएन सिंह का, और मिला सिर्फ एक जगह चतरा से भूमिहार जाति के कालीचरण सिंह को। तो राजपूतों का प्रतिनिधित्व पूरी तरह से खत्म किया गया, एक भूमिहार को टिकट मिला, फिर भी एक सवर्ण की सीट वो वैश्य को दे दी गई। विधानसभा चुनाव में भी इस बार देखा गया कि सवर्णों को कम टिकट मिला। रांची से तो सीपी सिंह का टिकट लगभग काट ही दिया गया था। अगर वहां पर मामला फंसता नहीं और 2-3 दावेदार सामने नहीं आते रांची में, तो नवीन जायसवाल को रांची दिए जाने की तो पूरी तैयारी हो गई थी। तो कहीं न कहीं ये बिल्कुल। पार्टियां सवर्णों को जिस तरह से हाशिए पर ला रही हैं, इसके पीछे का कोई बड़ा कारण मुझे समझ में नहीं आ रहा। सिर्फ यही कि एक भेड़-चाल है कि एक ओबीसी राजनीति का एक बीजेपी में एक धारा बन गई है कि ओबीसी राजनीति करनी है, या इंडिया ब्लॉक में है कि आदिवासी और अल्पसंख्यक की राजनीति करनी है, और इस राजनीति में सवर्ण समाज कहीं न कहीं उनके प्रायोरिटी लिस्ट से पीछे चला गया है। हालाँकि ऐसा भी नहीं है कि ये राजनीतिक रूप से बहुत पिछड़ा समाज है। काफ़ी मूलवासी सवर्ण लोग रहते हैं पलामू के इलाके में और झारखंड के अलग-अलग इलाकों में, जो यहाँ के खतियानी सवर्ण हैं, तो वो भी काफ़ी अच्छी संख्या में है और कई जगहों पर चुनाव परिणाम को प्रभावित करते हैं। तो मुझे लगता है कि एक बार इस समाज को भी अपनी राजनीतिक चेतना को दोबारा जगाने की ज़रूरत है और ये ताकत का एहसास कराने की ज़रूरत है कि राजनीति में हमारी भी कोई भूमिका होनी चाहिए। तो चलिए, ये तो बात हो गई। बात हो रही थी विधानसभा के सत्र की। इस विधानसभा के सत्र में जब एक मैया सम्मान योजना की चर्चा हुई, बाबूलाल मरांडी ने आरोप लगाया कि पैसे कुछ जगह लाभुकों को दे दिए गए हैं, और रांची डीसी ने एक चिट्ठी जारी की है बीडीओज़ को कि जिन अयोग्य लाभुकों को पैसे दे दिए गए हैं, उनसे राशि की वसूली की जाए। दूसरी बात मैया सम्मान योजना को लेकर जयराम महतो ने कही कि उन्होंने कहा कि पैसे देकर कामचोर बनाया जा रहा है माताओं-बहनों को, इसकी जगह स्कॉलरशिप योजना लागू की जानी चाहिए थी। हालाँकि हेमंत सोरेन जब दोबारा सत्ता में आए हैं, तो मैया योजना को इसका काफ़ी बड़ा श्रेय इस योजना को दिया जा रहा है। पैसे की वसूली जो है वो, अगर मान लीजिए किसी अयोग्य लाभुक को हो भी गई, तो उसकी तो गलती नहीं थी, गलती तो उनकी थी जिन्होंने उनका सिलेक्शन किया, उनको पैरामीटर्स पर चेक नहीं किया गया। ऐसी स्थिति में जब भाजपा कह रही है कि राशि की वसूली अगर होती है तो हम लोग विरोध करेंगे, इसको क्या कहा जाए? इसको में अगर वसूली अगर करने का जो फैसला है, तो ये क्या-क्या कहीं न कहीं सरकार को लोकप्रिय नहीं बनाएगा क्या ये? बिल्कुल, हमें तो लगता है कि मैया समान की वजह से जो आए हैं, अगर इसको सही ढंग से हैंडल नहीं किया गया 5 सालों तक, तो कहीं ये जी, सरकार के जाने का कारण भी मैया ही बन जाएँगी। मैया ही विरोध में आज जिस तरह से है, मैया ही लोग खड़ी जी, हो जाएँगी वोट के लिए आज, क्योंकि देखिए अब सरकार इस पर यू टर्न ले रही है। पैसा क्यों आप वापस लेंगे भाई, 1000 रुपए दिए हैं, आप चिल्ला-चिल्ला कर कहते रहे कि हमने महिलाओं के जीवन दशा सुधारी है, ये किया है, वो किया है। अब अगर वो उस समय फॉर्म जो क्राइटेरिया था उसी के आधार पर तो वो लोग फॉर्म भरी थी। अब आप रोज़ जी, नया शर्त लगा रहे हैं, तो नया शर्त जो अब उनकी संख्या कम करने के लिए नई शर्तें जोड़ी जा रही हैं। उसी दिन ये शर्त लागू होनी चाहिए थी कि भाई क्या शर्त है इसकी योजना का, कौन लाभुक हो सकता है, कौन नहीं हो सकता है। अब जब लाभुक हैं, वो 2-3 किस्त उनको मिल चुकी है, तब आप कह रहे हैं कि अब फिर से इसको चेक करिए। क्यों चेक करिए भाई? तो उस दिन कहाँ थे अधिकारी? कैसे आँख मूंद कर वोट के लिए आपने जो भर दिया उसको दे दिए। अब जैसे ही वोट खत्म हुआ, आप कह रहे हैं कि अब इसमें नई शर्तें जोड़ी जाएँगी, ये लाभुक नहीं है, इनका ये चाहिए, वो चाहिए। और केवाईसी चाहिए, तो आधार चाहिए, तो राशन कार्ड चाहिए, तो जाति प्रमाण पत्र चाहिए। तो अब इतनी सारी शर्तें लगा देंगे तो अधिकांश लाभुक छँट जाएँगे। ऐसे भी मेरा जी, यह मानना है कि 5 साल तक हर महिला को हर महीने 2500 रुपए देना किसी सरकार के लिए संभव नहीं है। अगर हमें लगता है भाजपा भी जो गोगो दीदी योजना कह रही थी, अगर भाजपा की भी सरकार आती तो भी समस्या होती, क्योंकि बहुत बड़ी राशि हो जाएगी हर महीने देना। अभी 60 लाख तो जब सरकार ने चुनाव के पहले ही 60 लाख रजिस्ट्रेशन हो चुका था राज्य में।
अभी आप जी अंचल कार्यालयों में जाएँगे, नगर निगम इधर-उधर जाएँगे, तो वहाँ रोज़ आपको हज़ारों महिलाएँ मिल जाएँगी। जो नियर जी जी स्टेशन के लिए सुबह से शाम तक भीड़ लगी हुई है, मारा-मारी हो जा रही है। महिलाएँ लौट के आ रही हैं, दूसरे दिन जा रही हैं, तीसरे दिन जा रही हैं। ग्रामीण क्षेत्रों की बात छोड़ दीजिए, मैं एक दिन हिन्नू गया था, वहाँ मैंने देखा 1000 2000 महिलाएँ लाइन से खड़ी हैं। कोई कह रहा मैं सुबह से खड़ा हूँ, कोई कोई दोपहर से है, कोई कुछ से, बहुत हाँ, बच्चे को लेकर बहुत सा परेशानी है। तो अभी मेरे तो साथ ये भी सिस्टम हुआ। चल रहा है, अभी तक मैं आपको बताता हूँ, मैं पिछले हफ्ते नगड़ी के प्रखंड अंचल कार्यालय में गया था। मुझे 2 वृद्धावस्था फॉर्म वहाँ जमा करने थे, तो मैं गया, वहाँ पर जो ऑपरेटर था बैठा हुआ, मैंने उसको कहा कि भाई ये 2 वृद्धावस्था फॉर्म है, इसको जमा कर लो। तो मुझे उसने कहा कि आप बाहर जाइए, वहाँ से ऑनलाइन भरवा के ले आइए। मैंने कहा कि भाई ऑनलाइन नहीं भराया जाता है, ये वृद्धावस्था फॉर्म है। चारों तरफ से भीड़ उसकी घिरी हुई थी। इन्होंने बोला कि आप जाइए जमा करके आइए बाहर में प्रज्ञा केंद्र। मैं प्रज्ञा केंद्र गया, वहाँ उसने कहा कि तो वृद्धावस्था पेंशन का फॉर्म ये तो ऑनलाइन होता ही नहीं है। तो मैं फिर उसके पास गया, बोला भैया तुम काहे गलत जानकारी दे के भेज रहे हो? मैं पहले कह रहा था कि नहीं होता है। तो फिर उसको देखा, फिर उसने कहा कि अरे भैया ये तो गलती हो गया, वृद्धावस्था फॉर्म है। इतना ना मैया योजना का है कि हम लोग के दिमाग में वो सेट हो गया है कि जो भी आ रहा है वो मैया योजना के लिए ही हाँ, आ रहा है। हाँ। जी, जी। ये स्थिति अंचल कार्यालयों में हो गई है। तो खैर अब देखना है, सरकार चूंकि इस योजना के सहारे सत्ता में आई है, तो अधिकारियों के भरोसे अगर छोड़ देंगे और सरकार कोई एक स्पष्ट नीति नहीं बनाएगी, तो ये हो सकता है कि बहुत जल्दी सरकार के लोकप्रिय होने का कारण बन जाए, जैसा कि आप कह रहे हैं। वो ठीक है। बात अब करते हैं कांग्रेस की। कांग्रेस का मैं आपका एक इसमें एक पोस्ट देख चीज़ रहा और था। जो इसमें एक चीज़ और जोड़ दूँ, मैया को ठीक है, जी, सरकार की योजना नहीं चाहिए, उससे हमारी आपत्ति नहीं है। लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरी है वृद्धा पेंशन लोगों को समय पर मिले, वो नहीं मिल रहा है, जी, क्योंकि वृद्ध लोगों का तो वही एक सहारा है। उसी से अब जी, दिव्यांग और वृद्ध का वही सहारा, जो जो पैसा मिलता है उनको 1000 उनको भी 2500 रुपए देने की बात सरकार ने कही है। तो वो अलग रोना जी, रो रहे हैं कि भाई हमको 4 महीने से नहीं मिला है हमारा पैसा, मैया योजना में चला जा रहा है। तो हमें लगता है मैया को मिले, लेकिन वृद्धों की उपेक्षा इस नहीं होनी चाहिए। वो अभी जाड़े का समय है, कोई कंबल लेगा, कोई बहुत सारे वृद्ध लोग ना पेंशन मिलता है तो वो कुछ दवा लेते हैं। हमने देखा है जी, उन लोगों को दवा-ववा लेने के लिए खाँसी-सर्दी की दवा लेते हैं, विटामिन कुछ लेते हैं। च्यवनप्राश लोग बहुत लेते हैं कि अबरी पेंशन मिली ना तो च्यवनप्राश ले। तो बहुत से लोगों जी, से मैंने सुना है। तो ऐसे लोगों का पैसा नियमित मिलना चाहिए। सरकार को इस ओर भी ध्यान देना चाहिए। जी। वृद्ध आपने और सही कहा, जाड़े का दिव्यांगों समय है। को और वो पैसा कम से कम कुछ राशन मंगाने के लिए, दवा मंगाने के लिए, या कुछ जाड़े के समय कुछ गर्मी गर्म कपड़ों का इंतजाम करने के लिए वो पैसा ज़रूरी है। मैया सम्मान योजना भी ज़रूरी है, लेकिन जवान और वृद्ध में तो एक जो बेसिक अंतर होता है, हम लोग सब जानते हैं। खास करके वैसे बुजुर्ग जिनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है, उनके लिए ये जो वृद्धावस्था पेंशन है बड़ा सहारा होता है। तो खैर बात हो रही थी, आपका पोस्ट मैं देख रहा था कांग्रेस के बारे में। नाराज़ विधायकों पर एक आपका पोस्ट था। दूसरा पोस्ट मैंने देखा जिसमें लिखा था कि कांग्रेस विधायकों को अब मनाने की कोशिश हो रही है। अनूप सिंह को मुख्य सचेतक बना दिया गया है और राजेश कच्छप को विधायक दल का उपनेता बनाया गया है। क्या इससे नाराजगी शांत हो जाएगी? कांग्रेस के अंदर जो खलबली मची हुई है, उस पर लगाम लगाई जा सकेगी? कांग्रेस का अगला जो कांग्रेस का भविष्य क्या इन 5 सालों में आप देखते हैं? नहीं, हमें तो लगता है कि नाराज़गी को कब तोपने-ढकने का ये प्रयास है। लेकिन जो लोग मंत्री बनना चाहते थे, जिनको बुरी उम्मीद थी, चाहे वो प्रदीप यादव हों, अनूप सिंह हों, राजेश कच्छप हों, भूषण बाला जी हैं और दूसरे 2-3 विधायक हैं। ये इससे बहुत संतुष्ट हैं, ऐसी बात नहीं है। कांग्रेस के कई लोगों से हमारी बात हुई थी। उन लोगों ने कहा कि भाई एक ही आदमी को बार-बार आप रिपीट कर रहे हैं, लेकिन दूसरे को मौका नहीं दे रहे हैं। नए लोगों जो जो कल तक पार्टी में आए, उनको आपने बना दिया, रातों-रात मंत्री बना दिया, सरकार में हैसियत 2 बना दिया। और न जो सीनियर विधायक थे, पुराने विधायक थे, उनकी आपने उपेक्षा की, उनसे पूछा भी नहीं गया। अब का तो ये कई लोग नाम लेके बता रहे थे कि भाई ये तो चुनाव के समय आए थे, इनको कैसे आपने बना दिया? ये तो नए-नए हैं, इनको आपने कैसे बना दिया? जो पार्टी में लंबे समय से है, उनकी उपेक्षा क्यों की गई? तो ये बड़ी नाराज़गी है। अब कांग्रेस इसको तब तोप ढक रही है, कुछ-कुछ दे करके, लॉलीपॉप दे करके। लेकिन ये कितना दिन तक रहेगा? हाँ, अब इनको ये लगता है कि भाई बहुमत तो बहुत अधिक है, सरकार कोई खतरा नहीं है, ये बात सही है कि सरकार कोई खतरा नहीं है। लेकिन अगर इसी तरह से असंतोष बना रहा,
तो आगे 1-2 साल बाद क्या होगा इस कहना बड़ा मुश्किल है। ये कांग्रेस को रोक पाना क्योंकि बहुत कठिन है। कांग्रेस पूरे देश स्तर पर का जो प्रदर्शन है कांग्रेस का या झारखंड में भी देखिए 31 सीट 32 सीट पर लड़के 16 लाए हैं। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस का प्रदर्शन बहुत अच्छा हुआ, ऐसा नहीं है। पिछली बार 16 था, इस बार भी 16 ही है। तो कांग्रेस का जी प्रदर्शन झारखंड में सुधरा नहीं है। हाँ, गिरा नहीं है, आप मान के चल सकते हैं कि इनका जो एज इट इज था वो बरकरार रहा है। लेकिन लेकिन कांग्रेस के लेकिन जो इंडिया ब्लॉक के बाकी दलों को देखें, माले 4 सीट पर लड़ रहा था, 2 जीत लाया। उसी तरह से आरजेडी 6 सीट पर 7 सीट पर लड़ रहा था, उसने 4 सीटें जीत ली। इस हिसाब से देखें तो कांग्रेस का प्रदर्शन उस लिहाज से नहीं है। बिल्कुल 43 अच्छा सीटों नहीं पर है। लड़के 43 सीटों पर लड़के डीएम 34 सीट ले आया, सिर्फ 9 सीटें हारी है उसने। जी, जी, इसे यही तो मैं कह रहा था कि कांग्रेस का प्रदर्शन अच्छा नहीं हुआ है। अगर हेमंत सोरेन का साथ नहीं होता, कल्पना सोरेन का साथ नहीं होता, तो ये 16 भी नहीं आने वाला था। इनका अपना कोई बहुत जी जनाधार है, बहुत मजबूत स्थिति है। हाँ, कांग्रेस में कुछ ऐसे लोग 4-5 लोगों को छोड़ दीजिए, अब प्रदीप यादव हैं, अनूप सिंह जी हैं, इधर बंधु तिर्की जी हैं, नेहा शिल्पा तिर्की तो और दीपिका पांडे, 4-5 ऐसे नाम छोड़ दीजिए, तो बाकी लोग तो दूसरे के कंधे पर ही चढ़कर यहाँ तक पहुँचे हैं। हैं? हेमंत जी सोरेन के कंधे पर ही सवार होकर यहाँ तक आए हैं। तो कांग्रेस में अगर इस विद्रोह को सही ढंग से टैकल नहीं किया गया, तो आने वाले दिन में ये लोग एकजुट रहेंगे, इसमें मुझे संदेह है। इसलिए इसको थोड़ा वॉच करने की ज़रूरत है, आगे क्या-क्या होगा। लेकिन नाराज़गी है जी और अभी नाराज़गी खत्म नहीं हुई है, उपनेता और सचेतक बना देने से उनकी नाराज़गी कम नहीं हुई। हाँ, अभी थोड़ा-सा जी वो नाराज़गी दबी हुई है क्योंकि अभी वो बहुत वोकल विरोध करने की स्थिति में नहीं है। आने वाले दिनों में देखिए नाराज़गी तो मैं कह दूँ झामुमो में भी है क्योंकि शिबू सोरेन के जो साथी थे, उनके ज़माने के जो राजनीतिज्ञ थे अब वो धीरे-धीरे किनारे कर दिए गए हैं। हेमंत सोरेन जी ने अपना एक बना लिया है, उनको आगे बढ़ाना है किसको गुरुजी के जो साथी उनके समय के जो राजनीतिज्ञ थे, वो आपने देखा उसी के चलते चंपई सोरेन जी हल चले गए, लोबिन हेम्ब्रम चले गए, अभी जो बचे हुए हैं उनमें भी नाराज़गी है। स्टीफन मरांडी हों, मथुरा महतो हों, तो मथुरा महतो भी इस बार उनको पूरी उम्मीद थी कि हमें मंत्री बनाया जाएगा, लेकिन मथुरा महतो को नहीं बनाया गया तो उनको हेमंत सोरेन ने मुख्य सचेतक बनाकर उनको संतुष्ट करने का प्रयास किया। हमें लगता है स्टीफन मरांडी को भी कहीं न कोई सम्मानित पद वो देंगे, तो वो थोड़ा हेमंत जी तो अपने लोगों को टैकल कर ले रहे हैं और हमें लगता है वो कर भी लेंगे क्योंकि हेमंत जी जानते हैं कि हमको अपने लोगों को कैसे बाँध के रखना है। लेकिन कांग्रेस को जी परेशानी होगी, हमें लगता है कांग्रेस को परेशानी होगी, कांग्रेस के विधायकों को एकजुट करना बड़ी चुनौती होगी। तो ये बात हो गई। अब एक आजसू का भविष्य क्या दिखाई देता है, खास करके जयराम महतो के आने के बाद? आजसू ने जो अपने इलेक्शन के रिजल्ट की जो रिव्यू किया था, उसमें उन्होंने तमाम कारण बताए, कोऑर्डिनेशन की कमी बताई, भाजपा पर इशारों में ठीकरा फोड़ा। जयराम महतो का नाम नहीं ले रहे हैं। क्या देखिए ये सच्चाई से बड़ा आजसू भाग रही है? क्या सच्चाई से आजसू भाग रही है और क्या आने वाले अगले 5 साल में आजसू का कोई अस्तित्व बचेगा? जिस तरह से परिवारवाद के आरोप आजसू पर लगते हैं और जिस तरह से नेता छोड़ के भाग रहे हैं, इस बार भी जैसे वहां हुसैनाबाद में टिकट नहीं मिला, कुशवाहा शिशु पूजन मेहता को वो चले गए, उमाकांत रजक चंदन क्यारी में छोड़कर जेएमएम चले गए, चुनाव जीत गए। क्या आजसू को लग रहा है कि आजसू का कोई अब राजनीतिक भविष्य कोई अच्छा बचा है या फिर जयराम महतो अब उस जगह को भरने के लिए आ गए? नहीं, जयराम महतो आ गए हैं, हमें लगता है कि एक कुर्मी जाति से एक नेतृत्व उभर चुका है और सुदेश महतो जी, और आजसू के लिए बड़ी चुनौती है और खतरा भी है। मैंने लिखा भी था कि सुदेश महतो को ये स्वीकार करना चाहिए। देखिए राजनीति में जब तक आप अपनी कमजोरी स्वीकार नहीं करेंगे कि हमसे कहाँ चूक हुई, क्या करना चाहिए, तो आगे बढ़ नहीं पाएँगे। अहंकार की राजनीति आदमी को ले डूबती है, चाहे वो कोई हो, सुदेश जी हों या दूसरे दल के लोग हों या भारतीय जनता पार्टी या कोई भी हो। तो सुदेश जी को ये चुनौती स्वीकार करके अगर आगे बढ़ने की क्षमता रखेंगे, तभी वो सर्वाइव कर पाएँगे, नहीं तो हमें लगता है कि अब तो भारतीय जनता पार्टी भी उतना महत्व देने को तैयार नहीं है। इस बार तो महत्व मिल गया, सीटें मिल गई, लेकिन जो प्रदर्शन रहा है अब उससे आगे भाजपा के साथ रिश्ते रहेंगे कि नहीं रहेंगे, इस पर भी सोचना पड़ेगा।
क्योंकि सुदेश जी जी, सुदेश महतो और आजसू पार्टी जो है अपनी कमजोरी स्वीकार करने के बदले भारतीय जनता पार्टी पर ठिकरा फोड़ना हमें लगता है कि बहुत उचित नहीं। अरे आप इंडिया ब्लॉक का गठबंधन का जो सीट का बट शेयरिंग है और उम्मीदवारों की घोषणा वो तो भारतीय जनता पार्टी और आजसू के बहुत बाद में हुई। तो उन लोगों का जी, प्रदर्शन आप देखिए। अगर मैं यही बार-बार कहता हूँ कि जयराम महतो अगर विधानसभा के चुनाव में अचानक इस तरह से प्रदर्शन किए होते, तो सबको लगता, आपको आपको भी लगता, हमको भी लगता कि जयराम जी अचानक आ गए और इनकी पार्टी अचानक आ गई। लोग इसको समझ नहीं पाए कि इनका अंडर करेंट है युवाओं में। लोकसभा चुनाव के परिणाम के जब उन्होंने प्रभावित किया, जब उनके वोट आए हजारीबाग में, रांची में 3.5 लाख वोट वो खुद डुमरी में गिरिडीह से लेकर आए और हर लोकसभा क्षेत्र में उनके प्रत्याशियों ने अच्छा। उसी समय भारतीय जनता पार्टी और आजसू को चौकन्ना हो जाने की जरूरत थी कि जब ये लोकसभा चुनाव जो राष्ट्रीय मुद्दे पर चुनाव होता है, मोदी के चेहरा पर, राहुल गांधी के चेहरा, जो भी चेहरा उसके पर जब चुनाव हुआ, उसमें जब इस पार्टी ने इतना अच्छा प्रदर्शन किया है, तब स्थानीय मुद्दे पर जब चुनाव होगा विधानसभा का, तो क्या स्थिति होगी, जयराम महतो कितना असर डालेंगे। आप मेरा एक 23 मई का पोस्ट पढ़िएगा तो आपको बहुत स्थिति पता चल जाएगी। मैंने उसी 23 मई को ही इस बारे में लिखा था कि जयराम महतो के बारे में। तो हमारे आपके जी, जैसे लोग ये समझ रहे थे कि जयराम महतो असर करने वाले हैं और जो राजनीति करते हैं, जो क्षेत्र में राजनीति, वो इस चीज को कैसे नहीं समझ पाए। जयराम महतो को इन लोगों ने इतने हल्के में आका। अब हमें तो कुछ सूचना मिल रही है ऐसे कि जयराम महतो को अगर भारतीय जनता पार्टी की ओर से 3-4 सीटें भी मिल जाती गठबंधन में, तो वो मान जाते। जी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह सुदेश महतो पर डिपेंड थी कि आजसू कुर्मी वोटर आजसू के ट्रांसफर करा लेगी आजसू, तो उसका लाभ उनको भी होगा, हमको भी होगा। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने भी नजरअंदाज किया, आजसू ने तो नजरअंदाज किया ही, जिसका यह परिणाम हुआ। अच्छा, दूसरी सबसे बड़ी बात है, अब चुनाव परिणाम आ चुका है, तस्वीर साफ हो गई, अब कुछ ऐसा नहीं है। तो भाई अब स्वीकार करने में क्या दिक्कत है जरूर जयराम महतो के प्रभुत्व को। जयराम युवा जी, एग्रेसिव राजनीति वो करते हैं, जिस तरह से उनकी भाषा है, आज के युवा उसको पसंद करते हैं। जो उनका स्टाइल है लोगों के बीच रहने का, भाषण देने का, ये करने का, तो वो चर्चा में है। तो आपको अगर सरवाइव करना है, आजसू को सरवाइव करना है, तो हमें लगता है कि उनका प्रभाव को स्वीकार करके आजसू को नई जिम्मेदारी के साथ नए लोगों को जोड़कर पार्टी में जाना, क्योंकि अब आजसू में सब पुराने चेहरे हैं। आप, हमें नहीं लगता कोई नया चेहरा है जिसकी आप चर्चा आप कर सकते हैं। वही चंद्र प्रकाश जी, चौधरी जी, वही उनकी पत्नी, वही हरे राम महतो हो, या अभी नीरू शांति भगत जिनको इन्होंने लड़ाया था, वो कल मुख्यमंत्री से मिली हैं, उनके भी जेएमएम में जाने की चर्चा तेज हो गई। तो आजसू के वजूद पर खतरा है। अगर सच स्वीकार करके ये लोग आगे बढ़ेंगे तो सरवाइव करेंगे, नहीं तो अगर जयराम महतो को फिर तोपने ढकने की तैयारी जिस तरह से ये लोग कर रहे हैं कि उनको उनके प्रभाव को तोप कर चला जाए, तो आने वाले दिनों में हमें लगता है आजसू बिल्कुल समाप्ति की ओर चली जाएगी। अब एक नया नेतृत्व उभर गया है। अब युवाओं का झुकाव जयराम महतो की ओर है और अभी जयराम महतो जिस तरह से एग्रेसिव हो, अब तो उनको एक ताकत मिल गई है, विधायक बन गए हैं। अब तो वो और ताकत जी, के साथ लड़ रहे हैं। तो आजसू के लिए खतरा है। अब सुदेश महतो कैसे इन चीजों को टेकल करेंगे, उनको देखना हो, क्योंकि वो खुद अपने चुनाव हार गए। भाई देवेंद्र महतो तो पिछले चुनाव में भी बहुत अच्छा प्रदर्शन किए थे लोकसभा में सिली में। तो अगर जी, सुदेश महतो दूसरे जगह के बारे में नहीं, सिली के बारे में तो उनको अच्छी समझ है, दिल्ली के बारे में तो उनको कोई बताने किसी को जरूरत नहीं है। तो कैसे उस प्रभाव को वो नहीं समझ पाए। तो इसलिए कि उन्होंने इग्नोर किया कि नहीं, लोकसभा की बात अलग थी, विधानसभा की बात अलग हो जाएगी, सब लोग हमको सपोर्ट कर देंगे। लेकिन उनकी ही जाति ने अब उनको छोड़ दिया है। इसलिए सुदेश महतो और आजसू पर गंभीर सवाल है। अब ये लोग कैसे आगे ले जाएंगे ये देखना होगा। चलिए एक बड़ी बात आपने कही कि जो क्षेत्र में रहते हैं वो कैसे नहीं समझ पाते हैं, क्योंकि हम लोग जिस क्षेत्र में रहते हैं वहां हम लोगों को अंदाजा हो जाता है कि कौन जीतने वाला है कौन हारने वाला है। सरयू राय की चर्चा हो रही थी तो लोग कहते थे कि बन्ना गुप्ता बहुत भारी पड़ेंगे, लेकिन जिस दिन वोटिंग हुआ उस दिन समझ में आ गया था कि वो चुनाव बन्ना गुप्ता हार रहे हैं।
या इसके पहले जब सरयू राय रघुवर दास के खिलाफ लड़ रहे थे, उस समय भी लोग कहते थे कि मुख्यमंत्री है, कैसे हार जाएंगे। लेकिन जिस दिन वोटिंग हुई, उस दिन ज्यादातर लोगों को समझ में आ गया कि चुनाव नहीं जीत पाएंगे, या क्षेत्र में जो नेता है उसको तो पता चल ही जाता है। तो ये लोग या तो बिल्कुल जानबूझकर पता चल जाता नजरअंदाज करते रहे, है। या अहंकार की जिस अहंकार की आपने बात की, उस अहंकार ने उनको एक्सेप्ट नहीं करने दिया कि उनसे आगे भी कोई निकल रहा है। एग्रेशन की बात आपने की, जयराम महतो की एग्रेसिव पॉलिटिक्स करते हैं। मुझे लग रहा है कि एग्रेसिव से थोड़े आगे बढ़ गए, एरोगेंट होते दिखाई दे रहे हैं। जिस तरह से कल बिल्कुल, उन्होंने बिल्कुल कल विधानसभा के परिसर में जी, जी। पत्रकारों से जिस तरह से बात की, या जो विधानसभा में जिस तरह का जो अंदर सदन के अंदर जो बॉडी लैंग्वेज होता है, क्या आपको लगता है कि हर जगह क्रांति ला देना ही एकमात्र उपाय, या हर जगह एक ही स्टाइल में चीखने चिल्लाने से क्या लोग उनसे बहुत जल्दी बोर नहीं हो जाएंगे, उकता नहीं जाएंगे कि आप बिल्कुल, किसी सीसीएल के जीएम को भी उसी अंदाज से ट्रीट कर रहे हैं, किसी फोर्स ब्रिगेड के कर्मचारी से भी उसी अंदाज में बात कर रहे हैं, विधायकों से भी उसी अंदाज में बात कर रहे हैं, पत्रकारों से भी उसी अंदाज में बात कर रहे हैं। क्या जयराम महतो का ये जो एग्रेसिवनेस है, एरोगेंसी में बदलता जा रहा है? और अगर बदलता जा रहा है तो क्या ये लंबी राजनीति तक उनको रखेगा? बिल्कुल नहीं रखेगा। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। आप बिहार में आनंद मोहन का आप जोर से देख सकते हैं कि आनंद मोहन का क्या उफान था बिहार में। आप लोग बिहार पीपुल्स पार्टी बिहार जी, पीपुल्स पार्टी का अगर आप उदाहरण देखेंगे तो या फिर बिहार में कई ऐसे बाहुबली नेता हुए जिनकी इसी तरह की चर्चा होती थी। अब बाद में 1 आध 2 चुनाव के बाद वो कहाँ चले गए पता नहीं चला। तो एग्रेसिव राजनीति बहुत दिनों तक नहीं चल सकती है, इसको लोग स्वीकार नहीं करेंगे। आज युवा भले कुछ चल रहे हैं लेकिन धीरे-धीरे वो भी कट जाएँगे और फिर इस तरह ये विवाद में पड़ते चले जाएँगे, केस मुकदमा इधर-उधर होते चला जाएगा। फिर उस कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाते रहेंगे। हाँ, जनता ने अगर इनको सपोर्ट दिया, आप अपनी बातों को अच्छी ढंग से भी रख सकते हैं, गाली देकर ही किसी को समझा सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। बात करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, समझाने के बहुत सारे तरीके होते हैं। अच्छा, कल मुझे विधायक जयराम मंत्री मुख्यमंत्री भी नहीं बने हैं कि अफसरों को फटकार कर काम निकाल लेंगे। एक विधायक हैं, अगर ज़्यादा जी, फटकारेंगे तो कर्मचारी अफसर उनका फ़ोन उठाना बंद कर देंगे, फिर क्या करेंगे जयराम? फिर आंदोलन शुरू हो जाएगा, फिर केस मुकदमा शुरू हो जाएगा। तो हमें लगता है कि उनको जनता ने अवसर दिया है, युवाओं ने अवसर दिया है, उनको गरिमा में रहते हुए बात करनी चाहिए, तो वो जा लो जो उस तरह के लोग को ज़्यादा लोग पसंद करते हैं। इस झारखंड के जो 81 विधायक कई से ऐसे लोग हैं, जिनका व्यवहार ऐसा है कि वो खाली कह देते हैं तो काम हो जाता है, उनको गाली देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, उनको डरवाने की ज़रूरत नहीं है, उनको पता है कि अरे भाई फलाने विधायक का फ़ोन आ गया, ये काम हमको कर देना है। तो व्यवहार से हमें लगता है कि ज़्यादा अच्छा काम होता है। इससे थोड़ा-सा आपको माइलेज मिल जाएगा, टीआरपी जिसको हम लोग कहते हैं कि टीआरपी मिल जाएगा कि जयराम महतो ने एक नाज़िर को हड़का दिया, एक जीएम को हड़का दिया, एक कंपनी वाले को हड़का दिया। लेकिन ये बहुत दिनों तक नहीं चलेगा। जयराम महतो अगर ऐसे भी फ़ोन कर दें कि भाई देखिए ये गरीब आदमी है, इसका कुछ काम है, इसको कर दीजिए, क्यों परेशान कर रहे हैं? तो एक विधायक की बात तो लोग मानते ही हैं। ऐसी बात नहीं जी, है कि नहीं मानते। हाँ, कोई अगर कोई गलत बात हो, कोई गलत पैरवी हो तो अलग बात है। लेकिन हमें लगता है कि अगर जिस तरह से कल विधानसभा में पत्रकारों के सामने उन्होंने जो व्यवहार किया वो अत्यंत निंदनीय है। ऐसे मने चलने वाले नहीं है, बहुत दिनों तक वो नहीं चलेंगे। मैंने बताया कि आनंद मोहन का क्या उफान था बिहार में, सारे सीटों पर उन्होंने प्रत्याशी खड़े कर दिए। लगता था कि अब आनंद मोहन ही बिहार में चलेंगे, कहाँ चले गए पता नहीं चला आनंद मोहन। तो इस तरह से झारखंड में भी इनका नहीं चलेगा। अगर ये अपने आप को सुधारेंगे तभी चलेगा, नहीं तो बहुत दिनों तक इनकी राजनीति ऐसे नहीं चलेगी। जनता भी इनसे उब जी, जाएगी अपने क्षेत्र। और सरकार में है भी नहीं। सरकार अगर चाहेगी कि इनका कोई काम ना होता है गाली देने से करा लेंगे क्या? सरकार जी, के पास बड़ी हनक होती है, अधिकारियों में बड़ी हनक होती है। सरकार अगर चाह ले कि इनको रास्ते पे लाना है तो कोई बड़ी बात नहीं, गाली देते रहिए, आप करते रहिए, कोई काम नहीं होगा। इसलिए हमें लगता है कि व्यवहार में बदलाव ला करके जो युवा इन पर भरोसा कर रहे हैं, युवाओं का मुद्दा आप उठाइए, विधानसभा में उठाइए, सड़क पर उठाइए, युवाओं के मुद्दे पर ही आप यहाँ तक पहुंचे हैं। तो जितना अच्छा व्यवहार कीजिएगा राजनीति में आप उतना ही आगे जाएंगे, नहीं तो ऐसे हमें नहीं लगता है कि जो पैटर्न खराब चल रहे हैं उसमें बहुत दिन तक वो चलने वाले हैं। जी। तो दोस्तों, ये थे सुनील सिंह, जिनके साथ मैंने बहुत सारे मुद्दों पर बात की, सवर्णों के मुद्दे पर बात की,
जयराम महतो के मुद्दे पर बात की, कांग्रेस के मुद्दे पर बात की, मैया योजना के मुद्दे पर बात की। तो ये एक अच्छी चर्चा रही। मुझे लगता है कि ये चर्चा आप लोगों को भी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए और अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए, प्रतिक्रियाएँ ज़रूर भेजिए। धन्यवाद। नमस्कार।